नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार मीणा राजनीति विज्ञान के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज जिस विषय को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे वह राजनीति के दृष्टिकोण से संबंधित है। राजनीति को देखने, समझने और उसकी व्याख्या करने के भिन्न भिन्न दृष्टिकोण हैं। तो आज इन्हीं दृष्टिकोणों पर हम चर्चा करेंगे। तो हमने अपने व्याख्यान के लिए 3 महत्वपूर्ण दृष्टिकोण का चुनाव किया है और उन्हीं दृष्टिकोणों को हम पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 इन 3 वीडियो श्रृंखला में एक साथ उनका विश्लेषण करेंगे। तो आज इस श्रृंखला के पहले भाग के रूप में हम लोग उदारवादी दृष्टिकोण पर चर्चा करेंगे। आप सभी को याद होगा कि पिछले व्याख्यान में हमने राजनीति के विषय को समझने की चेष्टा की थी कि राजनीति की भिन्न भिन्न धारणाएं क्या हैं और राजनीति को किन अर्थ और संदर्भों में इतिहास के विभिन्न कालों में समझा गया, इस पर हमने पिछले व्याख्यान में चर्चा की थी, जिसकी आप वीडियो देख सकते हैं। आइए, राजनीति क्या है इसका हम एक संक्षिप्त पुनरावलोकन कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में चर्चा की थी कि राजनीति एक गतिविधि है और राजनीति उस गतिविधि के अध्ययन का संकेत भी देती है। तो राजनीति का समाधान, राजनीति का जो सरोकार है वो समाज में भिन्न भिन्न मांगों को लिए किए जाने वाले संघर्ष और आधिकारिक सत्ता के माध्यम से उसके समाधान से संबंधित है। राजनीति का जो आधुनिक दृष्टिकोण है वो बहुलवादी दृष्टिकोण है, जो ये मानकर चलता है कि समाज में हितों के आधार पर भिन्न भिन्न समूह होते हैं और उनमें अपनी अपनी मांगों को लेकर आपस में संघर्ष होता है और ये संघर्ष का समाधान अपने नीतियों और निर्णय के माध्यम से आधिकारिक सत्ता के द्वारा मूल्यों के आवंटन के रूप में किया जाता है। तो ये एक आधुनिक संकल्पना है राजनीति को समझने की। वहीं इस सारी की सारी प्रक्रिया में शक्ति को प्राप्त करना या उसका संधारण करना, उसका विस्तार करना, ये प्रक्रिया भी शामिल है। निश्चित रूप से राजनीति को शक्ति से पृथक नहीं किया जा सकता और आधुनिक राजनीति की जो धारणा है वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं शक्ति के दृष्टिकोण से भी राजनीति की व्याख्या करती है और ये दोनों अभिन्न रूप से एक दूसरे में सम्मिलित हैं। तो इनको पृथक कर पाना संभव नहीं है और किया भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का आधार के रूप में ही हमारे अध्ययन के विषय क्षेत्र और विषय वस्तु के रूप में हमारे समक्ष आती हैं। यहाँ पर ये एक समझना स्पष्ट रूप से आवश्यक है कि राजनीति में जिस संघर्ष की हम बात करते हैं वो संघर्ष की प्रकृति सार्वजनिक होनी चाहिए। किसी भी तरह के निजी संघर्ष को हम राजनीति की विषय वस्तु के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक स्पष्टता हमें हमेशा रखनी है कि राजनीति का संबंध जिस संघर्ष से है उसकी प्रकृति हमेशा सार्वजनिक होगी, वही हमारे राजनीति के विषय वस्तु के अंतर्गत आएगी। अब राजनीति की इस एक आधुनिक और एक मुख्य अवधारणा को समझ लेने के पश्चात या राजनीति के जो केंद्रीय अर्थ है, जिसके आसपास हालांकि विभिन्नता और अर्थ विभेद मौजूद है, परंतु फिर भी केंद्रीय रूप से ये माना जाता है कि राजनीति एक गतिविधि है और उस गतिविधि का अध्ययन भी है जो समाज में भिन्न भिन्न स्तरों पर संचालित होती है। तो इस केंद्रीय अवधारणा के आसपास भिन्नता की बहुत सारी गुंजाइशें हैं जो हमारे पास भिन्न भिन्न दृष्टिकोण के रूप में आती हैं। तो ये भिन्नता क्यों है? राजनीति को समझने की कई सारे दृष्टिकोण हैं। अब इन दृष्टिकोणों की भिन्नता के पीछे प्रमुख ये कारण है कि राजनीति में जो संघर्ष हैं उसके मुद्दे क्या हैं, किन विषयों को लेकर संघर्ष है, समाधान किस तरह से किया जाएगा, उसकी क्या प्रक्रिया होगी और उन समाधान की संभावना हमें किस ओर लेकर जाएगी। साथ ही साथ राजनीति का अंतिम लक्ष्य क्या है, राजनीति और राज्य का क्या संबंध है, शक्ति का केंद्र क्या है और बंटवारा शक्ति का कैसे होगा। इस तरह के कई अन्य बिंदु हैं जो कि राजनीति के अध्ययन में
भिन्नता लाते हैं। तो इसी आधार पर इन्हीं प्रश्नों को देखने के अलग अलग नज़रिए और दृष्टिकोण हमारे समक्ष राजनीति के विभिन्न दृष्टिकोण के रूप में सामने आते हैं। तो चलिए, महत्वपूर्ण जो राजनीति को समझने और देखने के दृष्टिकोण हैं उनका हम विश्लेषण और चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये समझने की चेष्टा करेंगे कि दृष्टिकोण से क्या तात्पर्य है। तो बहुत ही सामान्य और सीधे शब्दों में अगर बात की जाए तो दृष्टिकोण का अर्थ होता है देखने का नज़रिया। किसी घटना को या किसी वस्तु को या किसी प्रक्रिया को देखने, समझने और उसकी व्याख्या करने का हमारा जो नज़रिया है वही हमारा दृष्टिकोण कहलाता है। इसको सिंपल से उदाहरण से अगर हम समझें तो सन ग्लासेस हम यूज़ करते हैं। जिस रंग का सन ग्लास हम यूज़ करते हैं हमें वस्तुएं उसी रंग की या उसी रंग के प्रभाव में हमें दिखाई देती। तो ठीक इसी तरीके से हम राजनीति को देखने के नज़रिए को भी समझ सकते हैं। तो आज हम लोग जिन प्रमुख दृष्टिकोणों पर बात करेंगे वो है उदारवादी दृष्टिकोण, जिसको कि अंग्रेजी में लिबरल व्यू कहा जाता है। दूसरा है मार्क्सवादी दृष्टिकोण, मार्क्सिस्ट व्यू, और तीसरा है समुदायवादी कम्युनिटेरियन व्यू। तो आज क्योंकि हमने जैसा पूर्व में कहा था कि इस अध्याय को हम 3 पार्ट में करेंगे, तो इसमें पहला पार्ट हमारा उदारवादी दृष्टिकोण की चर्चा से प्रारंभ होता है। तो आइए उदारवादी दृष्टिकोण को देखने और समझने की कोशिश करते हैं। राजनीति का उदारवादी दृष्टिकोण, लिबरल व्यू। अब राजनीति को उदारवादी दृष्टिकोण से किस रूप में समझा जाता है या देखा जाता है, उससे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि उदारवाद वास्तविक रूप में है क्या। उदारवाद से हमारा तात्पर्य क्या है, या उदारवाद शब्द के प्रयोग द्वारा हम किस चीज़ का संकेत देना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर संक्षिप्त रूप से हमने उदारवादी जो विचारधारा है उसके जो प्रमुख बिंदु हैं और उसके उत्पन्न होने की जो परिस्थितियाँ हैं उसका अंकन यहाँ पर किया है। तो आप जैसा देख सकते हैं कि उदारवाद का आरंभ 17वीं शताब्दी में यूरोप से माना जाता है। यहाँ पर कुछ हमने परिस्थितियों को अंकित किया है, आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि तात्कालिक यूरोप की जो परिस्थितियाँ थी उनमें क्या ऐसी विशेषता थी कि इस उदारवादी दृष्टिकोण का जन्म हुआ। तो यहाँ पर बताना ये आवश्यक है कि मध्ययुगीन जो राजनीति थी, मध्ययुगीन राजनीति की जो विशेषता थी उसमें सत्ता के लिए चर्च और राजा के बीच में हमेशा से संघर्ष रहा था। किंतु 14वीं शताब्दी के आसपास जब यूरोप में भारी मात्रा में प्लेग फैला और लोगों की जानें जाने लगी, तो जनता का ईश्वरीय शक्ति पर विश्वास थोड़ा सा कम हुआ और उनके मन में इस बात को बल मिला कि ईश्वर हर संकट में उनके रक्षा के लिए या समाधान के लिए नहीं आएगा। अब इसी युग में धीरे धीरे वैज्ञानिक आविष्कार की मात्रा बढ़ रही थी, नई नई खोजें की जा रही थी, दुनिया के नए नए हिस्सों को खोजा जा रहा था। क्योंकि मध्ययुगीन जो व्यवस्था थी वो एक सामंतवादी व्यवस्था थी जिसमें एक ढीला ढाला राजतंत्र था और मुख्य रूप से अपने सत्ता के विस्तार के लिए या अपने राज्य के सीमा क्षेत्र के लिए वह सामंत बड़े बड़े सामंतों के ऊपर निर्भर हुआ करता था। तो इस मध्ययुगीन राजनीति की जो विशेषता थी वो चर्च और राजा के बीच में संघर्ष के रूप में हमारे सामने आती है। 14वीं शताब्दी और उसके पश्चात का जो समय है वो वैज्ञानिक आविष्कारों का समय था। वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण नए नए आविष्कार किए गए और उद्योग जो कि पहले छोटे पैमाने पर संचालित होते या जिनका उत्पादन बहुत कम मात्रा में होता था, अब उनमें मशीनी आविष्कार के कारण उत्पादन में तेज़ी आ गई और उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा। अब जब उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा तो उसमें कामगारों की आवश्यकता हुई। तो जो मध्ययुगीन सामंतवादी व्यवस्था थी जिसमें जो किसान थे, जो विशेष रूप से भूमिहीन किसान थे जो कि सामंतों के ज़मींदारों के खेतों में मजदूरी करते थे, अब वो शहरों की ओर पलायन करने लगे। शहरों में आकर इन औद्योगिक केंद्रों में वो मजदूरी करने लगे, क्योंकि
गांव में या सामंतवादी व्यवस्था में वो केवल अपने जीवन उपयोग की ही वस्तु एकत्रित कर पाते थे, इतना ही कमा पाते थे। तो अधिक उच्च स्तर के जीवन की लालसा में वो इन औद्योगिक केंद्रों की तरफ आने लगे और इस तरह से अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण की जो रफ्तार थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। ये एक ऐसा समय था जहाँ पर चर्च और धर्म की सत्ता को नए नए आविष्कारों के माध्यम से, विज्ञान की प्रगति के माध्यम से चुनौती दी जा रही थी। साथ ही साथ मार्टिन लूथर जैसे विचारकों के द्वारा भी ऐसे विचारों को प्रोत्साहन दिया गया, ऐसे विचार समाज के समक्ष प्रस्तुत किए गए जिससे कि चर्च की सत्ता, जो कि बिशप या जो पादरी या जो पोप हुआ करते थे, जिनको ये माना जाता था कि इन्हीं के माध्यम से ईश्वर से संवाद स्थापित किया जा सकता है, अब उस व्यवस्था को चुनौती दी जाने लगी। और मार्टिन लूथर किंग जैसे जो विचारक थे, उनका ये कहना था कि व्यक्ति स्वयं सीधे ईश्वर से संवाद स्थापित कर सकता है, उसे चर्च की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से चर्च की सत्ता को कहीं ना कहीं चुनौती दी जाने लगी और धर्म का जो प्रभाव था वो विज्ञान के प्रकाश में धीरे धीरे मंद पड़ने लगा। सामंतवादी व्यवस्था का पतन निश्चित रूप से, क्योंकि औद्योगिक क्रांति के कारण बड़े बड़े उद्योग लगना प्रारंभ हो गए और औद्योगिक उत्पादन के कारण अब सामंतवादी व्यवस्था का स्थान एक पूंजीवादी व्यवस्था ने ले लिया था। और क्योंकि जब आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन आ रहा था, साथ ही साथ जनता के या समाज के दृष्टिकोण में परिवर्तन आ रहा था, तो ऐसी स्थिति में राजनीतिक व्यवस्था को और राजनीतिक पर्यावरण को बदलना भी आवश्यक था। और ऐसे पर्यावरण में ही उदारवाद का जन्म होता है। तो उदारवाद का जो मुख्य रूप से जन्म का कारण है वो ये माना जाता है कि उन्होंने एक ऐसा राजनीतिक पर्यावरण प्रस्तुत करने का प्रयास किया जिसमें पूंजीवाद न केवल अधिक तेज़ी से पनपे बल्कि एक सुसंगठित रूप में स्थापित हो जाए और उसको किसी भी तरह की वैचारिक चुनौती ना मिले। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उदारवाद के कई सारे विचारक हमारे समक्ष उस काल में आते हैं। तो उदारवाद का अगर हम आगे और चर्चा करें कि उदारवाद का जो मूल सिद्धांत है, उदारवाद का ये कहना था कि व्यक्ति के विवेक और तर्क को वो महत्व देता था। उदारवादियों का ये मानना था कि व्यक्ति अपना सर्वोत्तम हित स्वयं ही सोच सकता है और अपना सबसे बड़ा हितैषी वो स्वयं है। तो अपने हित सिद्धि में उसको पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उदारवाद जो है उसका अंग्रेजी जो अर्थ है वो है लिबरल या लिबरलिज्म, जिसका अनुवाद होता है। तो लिबरल जो शब्द है वो लिबर से बना है, जिसका तात्पर्य है फ्री, यानी कि स्वतंत्र कर दीजिए, व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दीजिए और वो अपना सर्वोत्तम विकास अपने स्वयं तर्क और विवेक के आधार पर खुद कर लेगा। इस सिद्धांत को आधार मानते हुए उदारवाद ने राज्य के सीमित हस्तक्षेप की मांग की। उनका ये कहना था कि राज्य को बहुत ही सीमित रहना चाहिए और व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उदारवाद व्यक्ति के विवेक और तर्क को बहुत अधिक महत्व देता है। साथ ही साथ उदारवाद के जो संस्थापक थे जॉन लॉक, उन्होंने प्राकृतिक सिद्धांत का भी हवाला देते हुए जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, इस तरह के प्राकृतिक अधिकारों की मांग भी रखी। अब हम देखते हैं कि उदारवाद में, क्योंकि जब पूंजीवाद के विकास की बात होती है या पूंजीवाद के विकास के हेतु जो अनुकूल पर्यावरण देने की बात होती है, तो निश्चित रूप से वहाँ पर लोकतंत्र का आरंभ भी हम देख सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा काल था जब राजतंत्र के विरुद्ध जनता अधिकारों की मांग उठाने लगी थी। हम लॉक का उदाहरण देख सकते हैं जो कि जीवन और संपत्ति और स्वतंत्रता की मांग करता है। अब इस युग में धीरे धीरे जनता सत्ता में भागीदारी की मांग करने लगी। तो ये समस्त परिस्थितियाँ 17वीं और 18वीं शताब्दी में हमारे समक्ष आती हैं जिनमें उदारवाद का जन्म हुआ। तो मुख्य रूप से उदारवाद जो है व्यक्ति के विवेक और तर्क को महत्व देता है, साथ ही ये मानता है कि व्यक्ति अपने स्वयं का विकास पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होने पर कर सकता है। अतः राज्य को
व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और व्यक्ति को खुला छोड़ देना चाहिए। इस एक मौलिक आधार पर उदारवाद आगे चलता है। तो आइए हम आगे देखते हैं। अब उदारवाद की एक प्रारंभिक जानकारी के पश्चात हम ये देखते हैं कि उदारवादी दृष्टिकोण वास्तव में है क्या। तो देखिए 17वीं शताब्दी में जो उदारवाद प्रारंभ हुआ उसको हम दो प्रकार से बांट सकते हैं, आरंभिक और नकारात्मक उदारवाद या समकालीन आधुनिक और सकारात्मक उदारवाद। इसको इस तरह से दो रूपों में लिया जा सकता है और समझा जा सकता है। तो आरंभिक या नकारात्मक उदारवाद का क्या तात्पर्य है, तो यहाँ पर जैसा कि अंकित किया गया है कि व्यक्ति के विवेक और तर्क में विश्वास का जो आधार है वो आरंभिक उदारवाद में हमें देखने को मिलता है। तो आरंभिक जो उदारवाद था जो कि 17वीं शताब्दी में यूरोप में प्रारंभ हुआ, उसका एक प्रमुख तर्क था कि व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है और वो अपना सर्वोत्तम विकास उस स्थिति में कर सकता है जब उसको स्वयं उसके लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि व्यक्ति के सर्वोत्तम विकास हेतु आरंभिक उदारवाद सीमित राज्य हस्तक्षेप का समर्थन करता है। इसी को लासज फेयर भी कहा गया है, यानी कि अहस्तक्षेप की नीति भी कहा गया है। तो इसको प्रमुख रूप से स्थापित करने वाले जो विद्वान थे वो एडम स्मिथ थे। एडम स्मिथ मुख्य रूप से अर्थशास्त्री थे, किंतु उदारवाद में उन्होंने इस अर्थ क्षेत्र में ही हस्तक्षेप के सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जिसका उद्देश्य ये था कि पूंजीवाद का जो विकास है वो अबाध रूप से रहे और किसी भी तरह का वैचारिक प्रतिरोध या रुकावट पूंजीवाद के विकास में ना आए। तो क्योंकि उत्पादन की जो प्रणाली थी, उत्पादन के जो साधन थे, उनमें परिवर्तन हो गया, तो उस परिवर्तन से कदम ताल मिलाने के लिए निश्चित रूप से समाज के वैचारिकी और समाज के जो राजनीतिक पर्यावरण था उसमें भी परिवर्तन होना आवश्यक था। तो ये जो अहस्तक्षेप लासज फेयर जो कि अर्थ क्षेत्र में एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया, राजनीतिक पर्यावरण में भी इसी सिद्धांत को फॉलो किया गया और आरंभिक उदारवाद के द्वारा ये मांग रखी गई कि व्यक्ति को खुला छोड़ देना चाहिए, राज्य को उसके जीवन में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। इसी को हम व्यक्तिवाद के रूप में समझ सकते हैं, जिसको कि अंग्रेजी में हम इंडिविजुअलिज्म कहते हैं। तो व्यक्तिवाद इस बात पर विश्वास करता है कि व्यक्ति अपना सर्वोत्तम विकास तभी कर सकता है जब उस पर कम से कम नियंत्रण हो, राज्य का कम से कम हस्तक्षेप हो। तो आरंभिक उदारवाद व्यक्तिवाद के रूप में हमारे सामने आता है और ये एक तरह से बाजार समाज व्यवस्था को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंध के अनुरूप स्थापित करने के प्रयास के रूप में हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि जो आरंभिक उदारवाद था वो मुक्त पूंजी प्रवाह के लिए एक ऐसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पर्यावरण को खड़ा करना चाहता था जिसका आधार मुक्त बाजार व्यवस्था हो, जिसका आधार मुक्त प्रतिस्पर्धा हो। इसमें अब इस तरह से अगर देखा जाए तो ये हमारे सामने एक तरह से सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के रूप में सामने आता है कि जो व्यक्ति सक्षम होगा वही जीवित रह पाएगा। अब पूंजीवाद जब अपने विकास के दौर में होता है तो हर छोटा पूंजीपति एक बड़े पूंजीपति के द्वारा अधिग्रहित कर लिया जाता है। तो इस तरह से इसका परिणाम मुक्त प्रतिस्पर्धा के रूप में हमारे सामने आता है। और आरंभिक उदारवाद, जैसा कि हमने पूर्व में भी कहा है, कि विकास मार्ग में राज्य हस्तक्षेप को सीमित करने का समर्थन करता है। कम से कम हस्तक्षेप राज्य की तरफ से अर्थव्यवस्था में आए और साथ ही साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी ये राज्य के कम से कम हस्तक्षेप का समर्थन करता है। इस आरंभिक उदारवाद का या मौलिक रूप से देखा जाए तो उदारवाद का जो प्रमुख बल है वो स्वतंत्रता पर है, वो लिबर्टी पर है। वो व्यक्ति को स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण मानते हैं। उनका ये मानना है कि व्यक्ति के हित मिलकर ही समाज का हित बनता है और वही आगे चलकर राष्ट्र का हित बनता है। उसमें ख़ास तौर से किसी भी तरह का बहुत ही मौलिक विभिन्नताएं नहीं हैं। अतः
आरंभिक जो उदारवाद था वो व्यक्तिवाद पर केंद्रित है और व्यक्ति के हित को प्राथमिकता देता है, और व्यक्ति का हित तभी सुनिश्चित किया जा सकता है जब उसे अधिकतम स्वतंत्रता राज्य के नियंत्रण से प्राप्त हो। तो यहाँ पर ये आरंभिक उदारवाद एक नकारात्मक रूप में हमारे सामने आता है। नकारात्मक हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये राज्य के कम से कम हस्तक्षेप और सीमित हस्तक्षेप का समर्थन करता है। तो आरंभिक उदारवाद के जो प्रमुख समर्थक रहे हैं उनमें एडम स्मिथ का नाम लिया जाता है, लॉक, बैंथम और जी.एस. मिल का। अब बात करते हैं आधुनिक या सकारात्मक उदारवाद की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आधुनिक या समकालीन या जिसको हम सकारात्मक उदारवाद कहते हैं वो व्यक्तिवाद के स्थान पर बहुलवाद को महत्व देता है। तो आधुनिक या समकालीन उदारवाद में ये माना जाता है कि समाज में व्यक्ति के स्थान पर उसके हित समूहों को प्रधानता देनी चाहिए, और क्योंकि समूह की समाज में बहुलता होती है, अतः निश्चित रूप से बहुलता को ही स्वीकारते हुए एक मुक्त प्रतिस्पर्धा के स्थान पर एक नियंत्रित बाजार व्यवस्था के आदर्श को स्वीकार करता है। तो आरंभिक या नकारात्मक उदारवाद की एक प्रमुख आलोचना ये की गई कि ये सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के ऊपर आधारित है, अर्थात जो व्यक्ति सक्षम है वही जीवित रह पाएगा, जो कमज़ोर है या जिसके पास साधन नहीं है वो व्यक्ति जीवित नहीं रह पाएगा। तो इस आधार पर आरंभिक उदारवाद की काफ़ी आलोचना की गई, और चूँकि मार्क्सवाद का जन्म उदारवाद की इस मुक्त प्रतिस्पर्धा के प्रतिरोध के फलस्वरूप हुआ था, इसीलिए आधुनिक और सकारात्मक उदारवाद ने अपने आप में सुधार करते हुए व्यक्ति के स्थान पर समूह की बहुलता को स्वीकारा, समूह के महत्व को स्वीकारा, और इसको स्वीकारते हुए मुक्त प्रतिस्पर्धा के स्थान पर नियंत्रित बाजार व्यवस्था के आदर्श को स्वीकार किया। अब आधुनिक या समकालीन उदारवाद राज्य के सकारात्मक हस्तक्षेप को स्वीकार करता है और उस सकारात्मक हस्तक्षेप के माध्यम से सभी वर्गों के उत्थान हेतु प्रयास का समर्थन करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उदारवाद प्रारंभिक उदारवाद के अनुरूप केवल स्वतंत्रता को मुख्य मूल्य मानता है। अभी भी उदारवाद मुक्त प्रतिस्पर्धा और बाजार आधारित संबंधों का समर्थन करता है, किंतु साथ ही साथ यह वंचित वर्गों के समर्थन हेतु या वंचित वर्गों की उत्थान हेतु राज्य हस्तक्षेप को काफ़ी हद तक स्वीकार करता है। इस रूप में ये हमारे सामने एक कल्याणकारी राज्य का स्वरूप स्थापित करता है। तो इस रूप में ये परंपरागत या नकारात्मक उदारवाद से भिन्नता लिए हुए हमें दिखाई देता है। इसके प्रमुख विचारक के रूप में अगर हम बात करें तो टी.एच. ग्रीन सकारात्मक उदारवाद के प्रणेता माने जाते हैं। आइए अब हम आगे चल के ये देखते हैं कि राजनीति का उदारवादी दृष्टिकोण क्या है, क्योंकि हमने अभी पिछले 3 स्लाइडों में उदारवादी किसे कहा जाता है या उदारवाद की प्रमुख मान्यताएं क्या हैं, क्या उसके लक्षण हैं, इस पर चर्चा की। अब हम चर्चा करते हैं कि राजनीति का जो उदारवादी दृष्टिकोण है उसकी क्या मुख्य मान्यताएं हैं और क्या मुख्य विशेषताएं हैं। तो इसमें प्रथम बिंदु हमारी चर्चा के लिए जो आता है वो है राजनीति समूह की गतिविधि है। तो उदारवाद ये मानता है कि राजनीति समूह की गतिविधि है, जैसा हमने पिछली स्लाइड में चर्चा की कि राजनीति के ये बहुलवादी दृष्टिकोण को मान्यता देता है, क्योंकि समाज में व्यक्ति अपने विवेकानुसार अपने हित साधना हेतु अपने समान हित वाले समूह से जुड़कर संगठित हो जाता है। क्योंकि आधुनिक जो उदारवादी दृष्टिकोण है, जो समकालीन दृष्टिकोण है, वो समूह को महत्व देता है और वो यह मानता है कि व्यक्ति समाज में अपने हितों की पूर्ति के लिए अपने समान हित वाले समूह के रूप में संगठित हो जाता है, और ये समूह जिनको हम हित समूह कह सकते हैं अपने हितों की रक्षा समृद्धि हेतु आपस में संघर्ष की स्थिति में होते हैं। तो निश्चित रूप से समाज में इस तरह से हितों के आधार पर भिन्न भिन्न समूहों का निर्माण होता है, गठन होता है, और ये आपस में संघर्ष की स्थिति में भी होते हैं। राजनीतिक दल इस संघर्ष में सामंजस्य की प्रक्रिया में अपने हितों के अनुसार जुड़े रहते हैं, जहाँ से उनका वोट बैंक जुड़ा हुआ होता है। तो उसी अनुरूप भिन्न भिन्न मुद्दों को लेकर राजनीतिक दल भी इस संघर्ष में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। अब ये संघर्ष मतभेद न केवल बाह्य होता है बल्कि कई बार समूह के भीतर भी होता है, और ख़ास तौर से राजनीतिक दलों के भीतर का संघर्ष भी सरकार के कार्यकाल को या संघर्ष या सरकार के
प्रकृति को, उसके स्थायित्व को भी प्रभावित करता है, उसके कार्य को भी प्रभावित करता है। तो समाज में हम देखते हैं कि भिन्न भिन्न तरीके के हित समूह हमें दिखाई देते हैं, जो कि भिन्न भिन्न तरीके की गतिविधियां अपने हितों की रक्षा के लिए, उनको बढ़ाने के लिए या उनका संरक्षण करने के लिए करते रहते हैं। मान लीजिए कि सरकार की कोई ऐसी पॉलिसी या निर्णय आता है जो कि किसी संगठन या हित समूह के विरुद्ध है, या कोई हित समूह किसी विशेष पॉलिसी या निर्णय की मांग करता है। अब जिसका विरोध हो सकता है कि कोई अन्य समूह करे, तो ऐसी स्थिति में उनमें आपस में संघर्ष होता है, और ये संघर्ष हिंसात्मक नहीं होता। यहाँ हमें ये चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि ये वैचारिक संघर्ष होता है, और वैचारिक संघर्ष को प्रकाशित करने के भिन्न भिन्न तरीके हो सकते हैं, जिसमें प्रचार है, प्रसार है, या अखबारों के माध्यम से जन चर्चा है, अथवा रैली की जा सकती है, या सभाएं की जा सकती हैं, या आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपनी बात और मांगों को प्रमुख रूप से उठाया जा सकता है। तो ये भिन्न भिन्न हित समूह इस तरह की राजनीतिक गतिविधियां करते रहते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि समाज में भिन्न भिन्न तरीके के हितों के आधार पर हमें समूह देखने को मिलते हैं। व्यापारियों का समूह है, या व्यापारियों के समूह में भी किराना स्टोर्स का समूह अलग होगा, या मेडिकल जो शॉप्स होती हैं उनका समूह अलग होता है, या पेट्रोल पंप मालिकों का समूह अलग होता है, या बस ऑपरेटरों का समूह अलग होता है, या हम ये भी देख सकते हैं कि विद्यार्थियों के भी समूह होते हैं, शिक्षकों के भी समूह होते हैं, स्कूल शिक्षकों के समूह अलग होते हैं, कॉलेज शिक्षकों के समूह अलग होते हैं, या भिन्न भिन्न सरकारी सेवाओं के समूह भी अलग अलग होते हैं। तो इनकी इस तरह से एक सामान्य हित के आधार पर भिन्न भिन्न तरीके के समूह समाज में सक्रिय रहते हैं। जब किसी की विशेष हित होते हैं तो वो सक्रिय हो जाते हैं, अन्य स्थितियों में वो डोरमेंट रहते हैं या अक्रिय रहते हैं। किंतु एक व्यक्ति समाज में एक ही समय पर भिन्न भिन्न समूह का सदस्य भी हो सकता है वो व्यापारिक मंडल का सदस्य हो, उसी समय वो अपने जातिगत समूह का सदस्य भी हो सकता है, या किसी अन्य प्रोफेशनल सर्विस देने वाले समूह का सदस्य भी हो सकता है। तो इस तरह से उदारवाद ये मानता है कि समाज में राजनीति जो है इन भिन्न भिन्न हित समूहों के आपस के संघर्ष के माध्यम से ही संचालित होती है, और इन समूह के संघर्ष में राजनीतिक दल और सरकार भी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरोकार रखती है, क्योंकि राजनीतिक दलों के माध्यम से या जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ही इन समूह की जो मांगें हैं वो प्रोसेस होके सरकार तक जाती हैं, और सरकार की नीतियाँ के रूप में हम ये देख सकते हैं कि ये जो मांगें होती हैं सरकार इनका निर्णय करती है, इनको अपनी पॉलिसीज़ में ढालती है, और विधि के माध्यम से इनका प्रकाशन करती है। उसके बाद कुछ समूह की अपनी मांगें पूरी हो जाती हैं, कुछ की नहीं होती। तो ये एक तरह से संघर्ष की अनवरत प्रक्रिया चलती रहती है। दूसरा बिंदु हमारे सामने आता है, राजनीति परस्पर विरोधी हितों में सामंजस्य का साधन है। तो हमने अभी चर्चा की कि उदारवाद के अनुसार राजनीति में विरोधी मांगों में सामंजस्य और संतुलन स्थापित किया जाता है। ये उदारवाद के अनुसार विरोधी हितों में सामंजस्य किया जाता है। हम एक रूपता पर कभी नहीं पहुंच सकते, या सभी समाज का या सभी समूह का एक ही हित हो, कॉमन इंटरेस्ट हो, ये संभव नहीं है। अगर सभी का सामान्य हित हो जाएगा, कोई विरोध नहीं होगा, तो फिर राजनीति उत्पन्न ही नहीं हो सकती, या राजनीति पैदा ही नहीं होगी। उदारवाद ये मानकर चलता है कि भिन्न भिन्न हितों में सामंजस्य और संतुलन की स्थापना करना ही राजनीति का उद्देश्य है, और इस प्रक्रिया में अनुनय, विनय, दबाव, बहुत सारे समीकरण काम में लिए जाते हैं। विभिन्न समूह और राजनीतिक दल भी इसमें शामिल हो सकते हैं। यह प्रक्रिया निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। केवल राजनीति का तात्पर्य या संबंध चुनाव से नहीं है, बल्कि बहुत सारी उन मांगों से हैं जो समाज के भिन्न भिन्न समूहों से, भिन्न भिन्न व्यक्तियों के समूह से, भिन्न भिन्न क्षेत्रों से एक सिस्टम में एक सरकार तक पहुंचती है, और सरकार उन प्राथमिकता के आधार पर मूल्यों के आवंटन के रूप में उन सेवाओं को या उन मांगों को अपनी नीतियों और निर्णय के माध्यम से पूरा करती है। यहाँ पर ये स्पष्ट रूप से हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये जो विरोध और संघर्ष की हम बात कर रहे हैं, ये बहुत गहरा नहीं होता। ये एक समाज को समूह में बिल्कुल गहराई से बांट नहीं देता, एक दूसरे से पृथक नहीं कर देता, बल्कि ये जो संघर्ष होता है ये ऊपरी होता है, हल्का होता है, और राजनीतिक प्रक्रिया के द्वारा इसमें संतुलन खोजा जाता है। जब भिन्न भिन्न विरोधी
समूह आपस में मिल बैठकर चर्चा करते हैं या भिन्न भिन्न राजनीतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से वो एक सामान्य हित तक पहुंच जाते हैं। उसमें ज़रूरी नहीं है कि सभी समूहों के हित का साधन हो जाए, किंतु प्रयास ये किया जाता है कि अधिकतम सहमति के बिंदु स्थापित कर लिए जाएं, अधिकतम सहमति के बिंदुओं को पहचान लिया जाए और उन्हें सरकार तक निर्णय हेतु पहुंचाया जाए। तो ये इस तरह से उदारवाद का एक राजनीतिक का जो दृष्टिकोण है वो परस्पर विरोधी हितों में सामंजस्य का एक साधन है। अब कई स्थितियां ऐसी भी हो सकती हैं जहां पर एक समूह जिसकी मांग पूरी न हो पा रही हो या किसी कारणवश जो असंवैधानिक हो, तो ऐसी स्थिति में इस विरोधी हितों के सामंजस्य में वैध बल प्रयोग के द्वारा भी समाधान निकाला जाता है, जहां पर बल प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है। किंतु ये बल प्रयोग को उस रूप में नहीं लेना चाहिए कि जिस रूप में कि हिंसा के रूप में लिया जाता है, बल्कि ये जो बल प्रयोग होता है ये वैध होता है और सीमित ही होता है। बहुत सी मास स्केल पे लोकतंत्र में या उदारवादी दृष्टिकोण के तहत राजनीति में बल प्रयोग की अनुमति नहीं है, और जो भी बल प्रयोग किया जाता है वो भी विधि अनुसार ही स्वीकार्य होता है। तीसरा बिंदु है उदारवादी दृष्टिकोण जो कि राजनीति का है, उसमें आधिकारिक सत्ता का प्रयोग किया जाता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, आधिकारिक सत्ता। आधिकारिक सत्ता से तात्पर्य ये है कि ऐसी सत्ता जिसको जनता की तरफ से सहमति मिली हो, जिसे जनता की तरफ से इस बात की आज्ञा दी गई हो कि वो जनता के लिए कानून का निर्माण करे, विधि का निर्माण करे, निर्णय करे, और जनता सहर्ष ही ऐसे निर्णयों को और ऐसी सरकार द्वारा दी गई आज्ञाओं को पालन करने के लिए तत्पर होती है। तो निश्चित रूप से ऐसी सत्ता को हम आधिकारिक सत्ता के रूप में पहचानते हैं। और उदारवादी दृष्टिकोण में भी ये माना जाता है कि परस्पर विरोधी मांगों के समाधान में सत्ता द्वारा किए गए निर्णय सामान्यतः सभी पक्षों को स्वीकार्य होते हैं। क्यों स्वीकार्य होते हैं? क्योंकि उस सरकार को जो कि इस तरह का निर्णय करती है उसको अधिकारिता जनता के द्वारा ही दी जाती है, और ये आधिकारिकता जो है जनता अक्सर हम लोग अगर हमारे व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखें तो चुनाव के माध्यम से जनता अपनी सहमति सरकार को प्रदान करती है। सरकार की जो वैधता होती है उसका स्रोत ये जनता ही होती है, और चुनाव के माध्यम से ही इस सत्ता की वैधता को जनता सुनिश्चित करती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राजनीति के उदारवादी दृष्टिकोण के तहत आधिकारिक सत्ता का प्रयोग संघर्ष के समाधान और उस समाधान को प्रकाशित करने वाली नीतियों और निर्णयों के रूप में हमारे सामने आता है। जनता उसे सहर्ष इसीलिए स्वीकार करती है क्योंकि वो आधिकारिक सत्ता के द्वारा दी जाती है। चौथा बिंदु हमारे सामने राजनीति के उदारवादी दृष्टिकोण में सामने जो आप देख सकते हैं कि राजनीति सामान्य हित को प्रोत्साहन देने का साधन है। तो उदारवाद में सामान्य हित विभिन्न मतभेदों में संतुलन के रूप में समझा जा सकते हैं। यहाँ एक रूपता नहीं है। यहाँ पर सामान्य हित की जो धारणा है उसको हमें रूसो की सामान्य हित की धारणा या समुदायवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत जो सामान्य हित की संकल्पना ली गई है उससे पृथकता के रूप में देखना चाहिए, उससे अलग देखना चाहिए। वहाँ जो धारणा है सामान्य हित की वो अलग है, जिसको कि हम जब समुदायवादी दृष्टिकोण की चर्चा करेंगे वहाँ पर हम विस्तार से समझने की चेष्टा करेंगे। किंतु यहाँ पर आपको ये एक स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि हम उदारवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत जिस सामान्य हित की बात करते हैं उस सामान्य हित में एक रूपता नहीं है, एक मतता नहीं है, बल्कि भिन्न भिन्न मांगों के बीच में संतुलन है। इसी संतुलन को हम सामान्य हित कहते हैं। और जैसा कि हम लोग पूर्व में चर्चा कर चुके हैं कि सामान्य हित के आधार पर हित समूह बनते हैं और उन हितों में संघर्ष होता है। अंततः राजनीति के माध्यम से विभिन्न हितों में एक सामान्य आधार खोजा जाता है। यह आधार एक रूप नहीं है या एक समानता नहीं है, बल्कि ये एक संतुलन की स्थिति है, और इस संतुलन में आधिकारिक सत्ता के द्वारा निर्णय के माध्यम से इसको व्यक्त किया जाता है, अभिव्यक्त किया जाता है। सामान्य हित को खोजने, उसे आकार और संगठन का रूप देने के लिए ही उदारवाद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संघ निर्माण को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार करता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको आपको विस्तार से समझना चाहिए कि
उदारवादी जो दृष्टिकोण है राजनीति का, निश्चित रूप से वो व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकारों की मांग करता है। और आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि 1688 की ब्रिटेन की सुनहरी क्रांति या 1776 की अमेरिका की क्रांति या 1789 की फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है, इन सब में जनता के मौलिक अधिकारों की बात की गई और जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों की मांग की गई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग की गई और संघ निर्माण के मौलिक अधिकारों की भी मांग की गई। आप देख सकते हैं कि लॉक ने इसी काल में जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति को प्रकृति प्रदत्त अधिकार के रूप में स्वीकार किया और निश्चित रूप से उदारवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत इन अधिकारों की पवित्रता को स्वीकार किया जाता है और ये माना जाता है कि किसी भी लोकतांत्रिक प्रणाली में जनता को इन अधिकारों को प्राप्त होना आवश्यक है, क्योंकि उदारवाद का जो प्रारंभ हुआ था वो स्वतंत्रता को लेकर हुआ था। स्वतंत्रता को उन्होंने अपना मौलिक मूल्य माना और स्वतंत्रता स्थापित करने के लिए उन्होंने सीमित राज्य का समर्थन किया। अब ऐसी स्थिति में जब कि उदारवाद राजनीति को एक सामान्य हित खोजने की गतिविधि के रूप में स्वीकार करता है, तो सामान्य हित खोजने की प्रक्रिया में व्यक्तियों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देना या उन्हें संघ निर्माण की स्वतंत्रता देना या अपने विचारों का प्रकाशन करना या उसका प्रचार प्रसार करना और उस आधार पर एक समूह के रूप में अपने हितों के आधार पर संगठित होना, ये सब अधिकार देना लाजमी था, स्वाभाविक था। उसके बिना उदारवाद का जो मौलिक उद्देश्य था, जो कि व्यक्ति को अधिकतम स्वतंत्रता प्रदान करना, वो कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पाता, वो पूर्ण नहीं हो पाता। तो इस तरह से हम देखते हैं कि क्योंकि उदारवाद का प्रारंभ उस समय से 17वीं शताब्दी से जब हुआ, तो जनता के द्वारा अधिकाधिक अधिकारों की मांग की गई, सत्ता में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग की गई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उदारवादी दृष्टिकोण कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक सरकारों की स्थापना से भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये हमने 4 बिंदु प्रमुख रूप से उदारवादी दृष्टिकोण जो कि राजनीति के संबंध में है उस पर विस्तारपूर्वक चर्चा की। अगला जो हमारा राजनीति के दृष्टिकोण होगा वो होगा मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ पॉलिटिक्स। हम लोग मार्क्सवादी दृष्टिकोण से राजनीति को किस तरह से देखा जाता है, इस बात पर अगले वीडियो व्याख्यान के माध्यम से चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी हमारे साथ जुड़िए और जुड़े रहिए। धन्यवाद।